हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर 10 का दम सीरीज़ पार्ट 2। आज पार्ट 2 है जिसमें मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिटेल में उसको एनालाइज करूंगा। और मैंने आज ज्योग्राफी उठाई हुई है, लेकिन मैं कल से जो है हिस्ट्री के ही क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा मानना है कि 1 से 1.5 महीने पहले हिस्ट्री ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस पे आएंगे। बचा समय अगर रहेगा तो स्टैटिक जीके पर आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी पहले 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स को क्लियर करा जाएगा। आज मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिए हैं, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल। किस प्लेनेट पर वाटर साइकिल अवेलेबल है। तो ऑप्शन को बाद में देखने से पहले पहले मेरे दिमाग में आता है कि वाटर साइकिल क्या होती है। तो वाटर साइकिल के बारे में अगर आपको बताएं तो वाटर साइकिल क्या होती है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, यानी एक पानी का चक्र होता है। हाइड्रोलॉजिकल किसके लिए यूज़ होता है? पानी के लिए। पानी का चक्र का मतलब समझ रहे हैं आप, कि पानी जहाँ से गया है वापस वहीं पे आ जाए। समझिएगा, पानी जहाँ से गया है वहीं पे आ जाए। तो जहाँ से गया है मतलब जैसे कि पहले छोटे से तालाबों से पानी, या बरसात हुआ, बरसात होने के बाद उन नदियों में पानी गया, नदियों से सागरों में गया, सागरों से महासागरों में गया, और महासागर से वो बादल बने, वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, बादल बन के विसंघनित हो गए, यानी कंडेंस हो गए, और कंडेंस होने के बाद वो बारिश कर गए मैदानी इलाकों में। तो ये पूरी जो साइकिल होती है इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल कहाँ अवेलेबल है? तो हम लोग जानते हैं अपने धरती पे, अपनी धरती माँ पे भी जो है वो सारा काम वाटर साइकिल्स के बिना होता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है अर्थ। वैसे तो आप बिना ज़्यादा समझे कुछ वाटर साइकिल के बारे में बिना समझे ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, लेकिन समझना ज़रूरी है वाटर साइकिल होती क्या। अगर कोई पूछ देता है तो क्या बताएंगे आप, तो इसलिए समझना ज़रूरी था। तो इसका आंसर हो गया अर्थ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक चैनल को तो ज़रूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एस्ट्रॉइड रिवॉल्व राउंड द सन इन बिटवीन। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं? सन का चक्कर लगा रहे हैं। किसके बिटवीन में, किसके बीच में? किसके बीच में? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एस्टेरॉइड होते क्या हैं। और एस्टेरॉइड कहने का मतलब इसमें है कि जो एस्टेरॉइड तो बहुत सारे होते हैं, वो जिनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो ये ज़्यादातर मून से छोटे होते हैं, जो भी चंद्रमा होते हैं उनसे छोटे होते हैं, है ना। और कभी कभी इनको जो है स्मॉल प्लेनेट या रॉकी प्लेनेट्स का मतलब समझते हैं, पर्वतीय यानी पत्थर के बने हुए प्लेनेट कह देते हैं। तो ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते रहते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में ही सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का मतलब था वो सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड की पूछ रहा है, कि सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड कहाँ पे होते हैं जो कि सन का चक्कर लगाते हैं। तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि जो एस्टेरॉइड होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपने सुना होगा कि एस्टेरॉइड पृथ्वी पर गिरने वाले हैं या पृथ्वी के बगल से टकराने वाले हैं। तो ये एस्टेरॉइड जो है वो बहुत छोटे थे ग्रह हो गए, जो पत्थर की तरह हो गए। मतलब जैसे जो मलबा होता है, जो आकाश में मलबा होता है, वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो एस्टेरॉइड का रूप ले लेता है। एक तरीके से आप भी समझ सकते हैं। इनका आकार जो होता है वो मून से छोटा होता है, और मास भी इनका वजन भी जो होता है वो मून से कम ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ। किसे जुड़वा बोलते हैं? जुड़वा बोलते हैं। अर्थ का ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। अब कभी कभी तो आ जाता है कि बहन बोलते हैं, अर्थ की बहन। तो अर्थ की बहन तो आपने समझा होगा कि शुक्र ग्रह को बोलते हैं, यानी वीनस को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विन लिखा हुआ है, ट्विन सिस्टर नहीं लिखा हुआ है, तो ट्विन भी इसी को ही बोलेंगे, जुड़वा। जुड़वा क्यों बोलते हैं इसका? अच्छा, इसका रीज़न आप सब बता सकते हैं? जुड़वा बोलने का रीज़न क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीनस जो है ये सन से सबसे पास में कौन सा नंबर का ग्रह है? सेकंड नंबर का ग्रह है। कौन सा नंबर का है? सेकंड। सन से पहले कौन आता है? बुध ग्रह आता है। फिर कौन आता है? फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। यानी 4 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 में शुक्र जो है सबसे चमकीला है, और बुध जो है सबसे नज़दीक है, शुक्र सबसे चमकीला है। मंगल ग्रह पे लाल मिट्टी पाई जाती है, इसलिए उसे लाल ग्रह भी बोलते हैं, जहाँ पे जीवन का भी संभावना बताई गई है। और पृथ्वी पर तो हम लोग रहते ही हैं। अच्छा, यह सेकंड है। अच्छा, ये बात बता दें कि वीनस ग्रह का नाम किसके नाम पे रखा गया है? वीनस किसे बोलते हैं? तो वीनस बता दें आपको कि रोमन जो साम्राज्य था उनमें जो लोग रहते थे,
जो भी लोग रहते थे उसमें एक देवी पूजी जाती थी जिन्हें सुंदरता की देवी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सुंदरता की देवी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। जो रोमन एम्पायर था उसमें जो सुंदरता की देवी हुआ करती थी उनका नाम था वीनस। उनका नाम था वीनस। इसीलिए इस ग्रह का नाम ही वीनस कर दिया गया। वीनस क्यों कर दिया गया? क्योंकि यह ग्रह जो है वो बहुत चमकता है। इतना चमकता है कि कभी कभी तो पृथ्वी से दिख नंगी आंखों से भी आप देख सकते हैं इसको, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो इसीलिए इस ग्रह को वीनस नाम दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्विन, ट्विन क्यों बोला गया? अच्छा, आप देखते होंगे जब जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत सारी समानताएं होती हैं। चेहरा एक जैसा होगा, आंखें जैसी होंगी, नाक एक जैसा होगा, मतलब समानताएं होंगी। तो उसी तरीके से यहाँ वीनस में भी समानताएं हैं पृथ्वी की जैसी। पृथ्वी जैसी कैसे? साइज भी वैसा है, लगभग साइज वैसा ही है एकदम। और उसी तरीके से चक्कर लगाता है, मतलब अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है। लेकिन वीनस का क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यानी हम पूरी तरीके से सेम नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें इसकी जो है वो पृथ्वी से मिलती हैं, इसीलिए इसको ट्विन बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमिडिस्ट द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज इट्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू सन। मतलब क्वेश्चन को समझिए कि कौन सा प्लैनेट जो है उसकी ऑर्बिट जो है सन के पास में है, मतलब सन के सबसे पास में जो दिए गए हैं इनमें से बताना है। वैसे तो सबसे पास में कौन है? बुध है, लेकिन जो इसमें दिए गए हैं वो सबसे पास में सन के कौन है? तो आप बता सकते हैं, बहुत इजली है, क्योंकि वीनस ही सबसे पास दिख रहा है, क्योंकि बुध ग्रह यहाँ पे है नहीं, और मार्स मंगल हो गया, जुपिटर बृहस्पति हो गया, और उसके बाद यूरेनस हो गया। तो वीनस ही सबसे पास में है। और हमने बताया था कि ये जो है सबसे चमकीला ग्रह है, इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। जैसे भागिनी कभी कभी लिख देता है कि भागिनी, पृथ्वी की भागिनी कौन है? तो यही है। और बहुत सारे नाम हैं, जैसे भोर का तारा भी इसे ही बोलते हैं, सांझ का तारा भी इसे ही बोलते हैं। आप यूरेनस के बारे में बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरेनस, सॉरी वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इज अबाउट, मतलब बोला गया है कि जो सन से लाइट आती है वो अर्थ पे कितने टाइम में पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, और इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। कभी मिनट में आंसर देता है, कभी सेकंड में दे देता है, और कभी मिनट में भी आगे पीछे हो सकता है, सेकंड में भी आगे पीछे हो सकता है। तो आज मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से इसको बता सकता हूँ कि कैसे अर्थ और सन के बीच में जो कितनी दूरी है और कितनी देर में उसका लाइट पहुंचती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइट ट्रेवल करती है, लाइट की आपने पता होगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आप सभी जानते होंगे कि जो लाइट होती है उसका वेट वो क्या होता है, लाइट का वेग कितना होता है? 300। देखिए, लाइट और ध्वनि दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और जबकि ध्वनि 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ध्वनि का है, और ये जो 3 × 10⁸ है ये जो है लाइट का है। अब मैं आपको बता दूं एक थोड़ा सा रिकॉर्ड। माइल्स में अगर बात करें तो माइल में अगर बात करेंगे तो 1,86,000 जो है माइल, 1,86,000 माइल एक सेकंड में लाइट चलता है। एक सेकंड में, इन अ सेकंड 1,86,000, या इसको अगर हम बोले हैं तो कितना हो जाएगा? अगर हम लगभग में बोलें तो ये हो जाएगा 1,90,000 के आसपास, 1,90,000 माइल्स के आसपास ये एक सेकंड में डिस्टेंस कवर कर लेता है लाइट। अब हम डिस्टेंस की बात करेंगे कि यहाँ से सन कितनी दूर है, तो सन लगभग 93 मिलियन माइल्स दूर है। 93 मिलियन माइल्स, किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, माइल्स में इतनी दूर है। ठीक, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 93/19, तो लगभग ये 8.33 आएगा। कितना आएगा? 8.33। तो 8.33 मिनट अगर हम देखें तो 8.33 मिनट यानी 8.5 मिनट। कहीं कहीं 8.33 मिनट दिया होता है, तो कहीं कहीं
20 मिनट भी दिया होता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये वाला ज़्यादा एग्जैक्ट कभी कभी मान लेते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में ये दिया रहता है कि 8 मिनट 20 सेकंड, तो इसी को लगाएंगे। अगर 8.33 दिया है तो इसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ ऑप्शन दिया है 8 सेकंड, 8 मिनट, 10 सेकंड, 10 मिनट। तो यहाँ पे एक बोलते तो एक मतलब एक एवरेज दे दिया गया है, एक ऊपरी ऊपरी आंकड़ा दे दिया गया है, तो 8 मिनट ही लगाएंगे। अगर कभी कभी ऑप्शन देता है सेकंड में, अगर सारे ऑप्शन सेकंड में होते तो आप सीधा बताएंगे 8 मिनट 20 सेकंड, मतलब 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट में कितने सेकंड, 480 सेकंड, और 20 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 500 सेकंड। यानी लाइट कितनी देर में आती है, मतलब सन की लाइट पृथ्वी पे कितनी देर में आती है, तो 500 सेकंड में आती है, ये बताएंगे। एक अप्रॉक्स में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो अप्रॉक्स में 8 मिनट ही आंसर हमारा लगेगा, लेकिन वैसे हम 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 33 सेकंड भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सन के चारों तरफ चक्कर जो पृथ्वी लगाती है वो लगाती है एक दीर्घ वृत्ताकार में। दीर्घ वृत्ताकार समझते हैं आप, कि अगर सन यहाँ पे है तो पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, कभी पास रहती है तो कभी दूर रहती है। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन रात ऐसे ही होते हैं कि जब हम लोग दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, तो देखिएगा एक ऐसा समय आता है जब पृथ्वी पास में होती है, और एक ऐसा समय आता है जब दूर में होती है। तो यहीं से दिन कटे होते हैं। यहाँ पे जो ऐसे लाइनें काटी गई हैं, एरिया, फिक्स एरिया 12 भागों में बांटा गया है, और 12 भागों में बांटने पर यही हमारे दिन रात में बटे होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे ही बटे होते हैं। तो जब दूर होती है, तो जब दूर होगी पृथ्वी तो कम एरिया पे जो है प्रकाश पड़ेगा, और दूर से पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे होगा जाड़ा। और जब पास होगी तो यहाँ पे इस एरिया में क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। इसी तरीके से दिन रात बांटे जाते हैं, और इसी तरीके से इसी पे ही जो है जनवरी, फरवरी, मार्च सारे महीने बांटे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। द प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 मिनट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज। जो सरफेस टेम्परेचर होता है सन का वो कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। 5500 से 6000 माना जाता है, लेकिन 6000 ऑप्शन में दिया है तो 6000 ही डिग्री सेल्सियस लगाएंगे। देखिए, सूरज कोई भी ठोस गोला नहीं है, नहीं बोलते हैं कि कोई भी ठोस चीज़ नहीं है। उसमें क्या होता है, जो गैस है, हीलियम गैस है, वो गैस जो है संलयन करती रहती है। विखंडन नहीं हो रहा है यहाँ पे संलयन हो रहा है। संलयन से जो एनर्जी निकलती है वही रोशनी के रूप में निकलती है, और उसका जो नाभिक है, उस नाभिक में इतना ज़्यादा आग है कि उसका टेम्परेचर इतने 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। अगर हम आपको बता दें तो उसकी नाभिक की मोटाई लगभग है 340 माइल्स। कितनी मीटर है, 340 माइल। इतनी चौड़ी उसकी नाभिक है, केवल इतना चौड़ा नाभिक। सोचिए वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता, फिर भी यहाँ पे गगनयान भारत के द्वारा भेजा जा रहा है। अब गगनयान कहाँ तक जाता है, उसकी नाभिक में तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके पास जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ नो मून। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके मून नहीं है, जिसके पास मून नहीं। मून का मतलब समझते हैं, मून उसे कहते हैं, ये नहीं कि जो हमारा चंद्रमा ऐसे ही मून कहते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी ग्रह का अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो उसे मून कहेंगे। कोई भी ग्रह है अगर उसका कोई चक्कर लगा रहा है तो उसे मून कहेंगे। मून का मतलब देखिए, मून का मतलब दो चीज़ें से होता है, एक होता है सैटेलाइट और एक होता है मून। जो चक्कर लगाए वो सैटेलाइट है, और जो चक्कर प्रकृति के रूप में मतलब पहले से लगा रहा है, जो मानव निर्मित नहीं है, वो उसे मून कहेंगे। यानी है दोनों उपग्रह, सैटेलाइट भी उपग्रह ही है, मून भी उपग्रह है, लेकिन मून उसे कहेंगे जो प्राकृतिक रूप से पहले से था, जिसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया। सैटेलाइट को मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए जो है ये उपग्रह यानी मून इसको नहीं कह सकते। देखिए, देखा जाए तो सैटेलाइट भी मून ही होता है। अब भारत का एक प्राकृतिक सैटेलाइट है जिसे मून बोलते हैं, यानी ये प्राकृतिक सैटेलाइट हो गया। इसीलिए अन्य ग्रहों के भी प्राकृतिक सैटेलाइट होते हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे होते हैं, कौन कौन, मरकरी, एक होता है मरकरी और एक होता है वीनस। इन दोनों के कोई भी मून नहीं होता, यानी कोई भी प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कोई भी मून नहीं है, इनका कोई भी चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है, इनकी परिक्रमा कोई भी नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन होगा, क्योंकि वीनस यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मरकरी को टिक करेंगे, मरकरी को टिक करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सब इंपॉर्टेंट है। मैं आज ज्योग्राफी लेके आया हूँ, आने वाले समय में मैं हिस्ट्री पहले कंप्लीट करा दूंगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी पे आएंगे। और अगर बीच बीच में ज़रूरत पड़ी तो मिक्स क्वेश्चन या स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें,
और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि मोटिवेशन मुझे सब्सक्रिप्शन से मिलता है, लाइक शेयर से मिलता है। अभी मैं नया चैनल है, अभी ज़्यादा फेमस तो हुआ नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन फेमस आप ही लोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। फेमस की बात समझ के आप लोग हंसिएगा नहीं। फेमस की बात मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करके मोटिवेट जरूर कर दें, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं और भी अच्छा काम कर पाऊंगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट की बात कही, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं। रेड प्लैनेट का मतलब है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल कलर की है। अगर उसको दूर से देखा जाए, क्योंकि मंगल ग्रह पर अभी किसी ने लैंड नहीं किया है, तो आपको बता दें कि भारत ने मंगलयान भेजा था। मॉम जिसे बोला गया था, क्या बोला गया था? मॉम बोला गया था। मॉम मिशन मूवी भी आई थी, मिशन मंगल अक्षय कुमार की, आप देखिएगा जरूर उसको। मॉम, इसको पीएसएलवी के द्वारा भेज दिया गया था। पीएसएलवी एक ऐसा सैटेलाइट है जो ज़्यादा से ज़्यादा 440 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के आसपास जा सकता है। इतनी ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती, लेकिन इसका कैसा यूज़ कर लिया आप मूवी में देख सकते हैं। इसका कैसा यूज़ किया था, जो मंगल तक भेज दिया। चंद्रमा छोड़िए, मंगल तक भेज दिया। चंद्रमा तो पास में होता है, इसको केवल चंद्रमा तक भेजने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसको सबसे कम बजट में, यानी 68 करोड़, जितना कि बॉलीवुड मूवी का बजट होता है, 68 करोड़ में के आसपास में ही इसको जो है भेज दिया गया था। तो जब वो सैटेलाइट भेजी गई, तो सैटेलाइट जब चक्कर लगा रही थी तो उसने फ़ोटो भेजी थी, तो उसको बताया, मतलब ये तो मॉम तो बाद में गया था, उसके पहले नासा द्वारा भेजा जा चुका है। तो नासा ने पहले ही बता दिया था कि वहाँ की मिट्टी लाल है, तो इसलिए उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। यानी कहाँ की? मार्स की मिट्टी जो है वो रेड कलर की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे चमकीला कौन सा है? तो मैंने पहले ही बताया कि वीनस जो है वो सबसे चमकीला प्लैनेट है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह सूर्य से दूसरा उपग्रह है, मतलब पहले बुध, फिर ये वीनस आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर आता है मार्स। मार्स चौथे नंबर पे आता है। और आपको बता दें ये इतना चमकीला है। चमकीला कैसे होता है? चमकीला, कोई चीज़ चमकीली कब होती है जरा आप समझिएगा। जैसे अगर आपके घर में शीशा है या कोई भी चीज़ है, अगर चमक है उस पर, तो क्यों है? क्योंकि वो मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्व नहीं कर रहा है, वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। रिफ्लेक्ट को हिंदी में बोलेंगे परावर्तित कर दे रहा है। यानी कोई भी लाइट पड़ रही है उस पर, तो उसको सारी लाइट को वापस भेज दे रहा है। इसीलिए वो सतह क्या हो गई है? चमकीली हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, वीनस जो है ये 70% लाइट को वापस भेज देता है। 70% लाइट को वापस भेज देता है, इसीलिए जो है वीनस सबसे ज़्यादा चमकीला है। और इतना ज़्यादा चमकीला है कि कभी कभी तो ये पृथ्वी से दिखने भी लगता है, नंगी आंखों से भी दिखने लगता है वीनस। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। वीडियो जरूर पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई। आपको बता दें कि मिल्की वे जो दुग्ध मेखला, इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला, ये हमारी आकाशगंगा का, बता दें कि आपको ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा नहीं है, कई सारी आकाशगंगा है। और हर आकाशगंगा में एक पृथ्वी, एक सूरज, एक चंद्रमा है। सारी आकाशगंगा में है, यानी एक सोलर सिस्टम, सब में, हर आकाशगंगा में सोलर सिस्टम होता है। तो बहुत सारी आकाशगंगा है, और जो हमारी आकाशगंगा है उसे मिल्की वे बोलते हैं। और मैं आपको एक एडिशनल जानकारी दे दूं, जो सबसे नई आकाशगंगा जो खोजी जा चुकी है उसका नाम देवयानी है। क्या नाम है? देवयानी। तो हमारी आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? तो इसका सीधे आप आंसर याद कर लीजिए। मिल्की वे को सबसे पहले गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा था और बताया था कि इसमें इतने तारे, गिन तो नहीं पाए थे लेकिन तारे बताया था। तारों की एक बात खास बात होगी, तारे जो हैं वो एक तरीके से वो भी ग्रह ही हैं, लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, इसलिए वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं और कभी भी तारे एक दूसरे को टकराते हुए नहीं मिलेंगे आपको। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, जो हमारी आकाशगंगा है, उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने ऑब्जर्व किया था? तो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक यू।